लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन ऑफ कंपनी लॉ। और आज के सेशन में हम लोग चार्ज वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बच गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा चार्ज। मैं फटफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रिवीजन हेल्प्स, रिवीजन हेल्प्स, रिवीजन हेल्प्स बहुत ज़्यादा। तो मैं फटफट से आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। राइट, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 77। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 77। सेक्शन 77 ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो उसको आरओसी को के पास रजिस्टर कराना होता है बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 1 या CHG 9 विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। जिस दिन हम चार्ज क्रिएट करेंगे उसके 30 डेज के अंदर रजिस्टर कराना होता है। ये थोड़ा फास्ट रिविजन होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। राइट, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे अपने एसेट्स में तो उसको आपको आरओसी को फाइल करके उसको आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना होगा। अगर कोई और उधार लिया है उसके बदले आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू फाइल CHG 1 विद आरओसी विद इन 30 डेज। और अगर आपने डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर के बदले आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू फाइल CHG 9 टू आरओसी। अब ये जो डेट है CHG 1 और CHG 9 की 30 डेज के अंदर, मैम अगर हम 30 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाए तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। कितना, किसके पास पावर है एक्सटेंशन देने की? आरओसी के पास पावर है। आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकती है कितने दिन का? नेक्स्ट 30 डेज का, यानी कि 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। बट उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे एडिशनल फीस। और अगर आप 60 डेज के अंदर भी रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर आरओसी आपको फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है नेक्स्ट 60 डेज का बाय पेइंग एड वेलरम फीस, बाय पेइंग एड वेलरम फीस। आवे क्लियर विद दिस? तो ये था सेक्शन 77 का प्रोविजन। और उसके बाद यहाँ पर ये बोलता है कि आरओसी सब चीज चेक करेगी, सब सही होगा तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी इन द फॉर्म नंबर CHG 2। आरओसी आपको क्या दे देगी? आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी इन द फॉर्म नंबर CHG 2। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 77 के बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 78। सेक्शन 78 में मैंने आपको बताया था जिस तरह से सेक्शन 77 में कंपनी की जिम्मेदारी होती है चार्ज को रजिस्टर कराने की, उसी तरह सेक्शन 78 में लेंडर की यानी कि चार्ज होल्डर की जिम्मेदारी होती है चार्ज को रजिस्टर कराने की। तो सेक्शन 78 ये बोलता है कि अगर कंपनी 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराती है तो जो लेंडर है चार्ज होल्डर वो भी चार्ज को रजिस्टर करा सकता है आरओसी को अप्लाई करके। लेकिन अगर वो आरओसी को अप्लाई करेगा तो आरओसी पहले कंपनी को नोटिस देगी और 14 डेज वेट करेगी। 14 डेज में अगर कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर आरओसी उस चार्ज को रजिस्टर कर देगा। और इसका लेंडर का जो भी खर्चा आएगा, फीस का, एडिशनल फीस, एड वेलरम फीस, वो फीस वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 78 में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 79 जो बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज की। सेक्शन 79 ये बोलता है कि अगर चार्ज में कोई भी मॉडिफिकेशन होगा, जिस तरह से जब चार्ज क्रिएट होता है तो आप आरओसी को फाइल करते हो, सेम उसी तरह अगर चार्ज में आप कोई चेंजेस कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो वो भी आपको आरओसी को फाइल करना होगा। कौन कौन से चेंजेस? ये दोनों चेंजेस, अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हो रही हैं तो, या फिर अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसमें ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है तो, इन दोनों केस में दिस इज नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी आरओसी के पास रजिस्टर कराना होता है बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसेस ऑफ सेक्शन 77। यानी कि आपको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को भी आरओसी को फाइल करना होगा बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 1 और CHG 9 विद इन 30 डेज। और आरओसी फिर आपके मॉडिफिकेशन को रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको अपन बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, जो कि होगा फॉर्म नंबर CHG 3 में। एकदम लाइन वाइज फॉर्म है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन 80। सेक्शन 80 एकदम फुद्दू सा सेक्शन था। यस, उसके बाद हमने एक छोटू सा सेक्शन पढ़ा था विच वॉज 80 बाद में पढ़ेंगे, पहले सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज देख लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 82 जो कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर चार्ज आप क्लोज करना चाहते हो, यानी कि आपने पूरा पेमेंट फुल में कर दिया, अब आपको चार्ज को क्लोज करना है, तो उसके लिए भी आपको आरओसी को इंटीमेशन देना होगा इन द फॉर्म नंबर CHG 4। उसके साथ आप लेंडर के द्वारा बनाया हुआ एक नो ड्यूज लेटर भी लेंगे और ये आपको कितने दिन के अंदर फाइल करना होगा आरओसी को? ये आपको फाइल करना होगा 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर आपको फाइल करना होगा? 30 डेज के अंदर। और फिर आरओसी आपके सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा इन द फॉर्म नंबर CHG 5। लेकिन अगर आपके CHG 4 के साथ आप नो ड्यूज लेटर अटैच नहीं करोगे तो आरओसी पहले लेंडर को नोटिस देगा, 14 डेज वेट करेगा, लेंडर से एनओसी लेगा, उसके बाद ही
सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करेगा। मैम अगर हम 30 दिन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाए तो आरओसी के पास पावर है, वो एक्सटेंशन दे सकता है अप टू 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि नेक्स्ट 270 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। और मैम अगर 300 दिन में भी नहीं कर पाए तो आप कर सकते हो आरडी से फर्दर एक्सटेंशन लेके, जिसको अपन बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डीले। तो अगर आप 300 दिन के अंदर भी सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं कर पाए, अब आपको और अब परमिशन चाहिए आगे रजिस्टर करने की, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरडी से कंडोनेशन ऑफ डीले की परमिशन लेनी होगी अंडर सेक्शन 87। और आरओसी नहीं दे सकता, आरओसी के पास सिर्फ 300 दिन तक का एक्सटेंशन देने का पावर है, 300 डेज से बियॉन्ड पावर एक्सटेंशन देने का पावर आरओसी के पास नहीं है। अगर आप 300 डेज में भी रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको सीजी के पास जाना होगा यानी कि आरडी के पास, और आरडी आपको एक्सटेंशन दे सकता है उसके बियॉन्ड। ये था सेक्शन 82। उसके बाद अपन ने ना सेक्शन 83 पढ़ा था। सेक्शन 83 एकदम फुद्दू सा सेक्शन था। सेक्शन 83 सिंपली ये बोल रहा था कि अगर कंपनी सेटिस्फैक्शन की डिटेल्स आरओसी को फाइल नहीं करती है, अगर कंपनी सीएचजी 4 आरओसी को फाइल नहीं करती है और आरओसी को खुद से पता चल जाता है, अपने आप से आरओसी को खुद से पता चल जाता है कि कंपनी का चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, तो उस केस में आरओसी अपने आप भी सेटिस्फैक्शन की एंट्री कर सकती है, और वो सेटिस्फैक्शन की एंट्री करने के बाद दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म कर देगी। तो ये था छोटा सा सेक्शन, सेक्शन 83। उसके बाद सेक्शन 80 बहुत ज़्यादा इजी है। वो सिंपली ये बोलता है कि जब भी कोई चार्ज आप आरओसी के पास रजिस्टर कराते हो तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाता है, तो कोई भी इंसान पढ़ सकता है। तो इससे हम डीम्ड नोटिस मान लेते हैं कि कोई भी बंदा वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको डीम्ड नोटिस है कि चार्ज रजिस्टर्ड है। अगर हम चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर करा देते हैं तो इट एक्ट एज अ डीम्ड नोटिस कि कंपनी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है चार्ज की इस प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएटेड है। सो इट एक्ट एज अ डीम्ड नोटिस टू एवरी पर्सन who purchased that property from the company or who deal with that company. Section 87, 81 आरओसी को हर कंपनी के रिस्पेक्ट में सेपरेट रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होगा, और जो एमसी की वेबसाइट में रजिस्टर मेंटेन है दैट इज इन सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 81। सेक्शन 84 जब भी कोई डिफॉल्ट होता है और हमें रिसीवर को अपॉइंट करना होता है, हमें प्रॉपर्टी बेच के एनफोर्स कराना होता है किसको, लेंडर को, तो वो या तो कोर्ट से परमिशन ले लेता है या तो रिसीवर को अपॉइंट कर लेता है एज पर द पावर कंटेंट इन द लोन अग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट। तो जब भी कोई रिसीवर को हम अपॉइंट करते हैं, रिसीवर का काम क्या होता है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको उसको एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, बेचना, पैसे रिकवर करना। तो इस दो केसेस में या तो लेंडर ने कोर्ट से परमिशन ले ली, ऑर्डर ले ली अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के लिए, या तो ही अपॉइंटेड रिसीवर जो एज पर द पावर कंटेंट इन द इंस्ट्रूमेंट, उसको ऑलरेडी पावर थी तो उसने रिसीवर अपॉइंट कर लिया। दोनों ही केस में आपको कंपनी को और आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय फाइलिंग अ फॉर्म CHG 6 फाइल करके आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद अगर कोई बंदा इफ एनी पर्सन सीज टू बी अ रिसीवर, तो वो भी आपको आरओसी को और कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा बाय फाइलिंग द फॉर्म CHG 6। ठीक है, 85 बहुत ज़्यादा ईजी है, हर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ चार्ज अपने पास मेंटेन करना होगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आज पढ़ेंगे, 86 में पनिशमेंट दी हुई थी। दैट्स इट। तो आज अपन अपने 2 पॉइंट बचे हैं, एक है सेक्शन 87 और एक है आपका एक है सेक्शन 87 और एक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है कार्तिक, एक बार आप कल वाला लेक्चर देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा जो आज हमने रिवाइज किया। ओके एंड यस, सेक्शन 87, सेक्शन 87 बोलता है कंडोनेशन ऑफ डीले के बारे में। ओके यस, तो हमारा अभी तक हम रिवाइज कर रहे थे कल वाला लेक्चर, आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और 87 जो कि लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, कंडोनेशन ऑफ डीले के बारे में बात करता है। अब देखो दो चीज़ें हैं मैम, अगर आप देखो चार्ज को या तो आप क्रिएट करते हो, क्रिएशन, ठीक है, या फिर मॉडिफाई करते हो या फिर सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, आई होप ये तीनों वर्ड का मतलब आपको पता होगा। क्रिएशन मतलब आप मान के चलो अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, अभी उसको गिरवी रख रहे हो। मॉडिफिकेशन यानी कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, लोन का अमाउंट चेंज कर रहे हो, प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप चेंज कर रहे हो तो मॉडिफिकेशन हो गया। सेटिस्फेक्शन यानी कि आप चार्ज क्लोज कर रहे हो, आपने सामने वाले का पेमेंट कर दिया, अब आप चार्ज क्लोज कर रहे हो, पेमेंट हो गया फुल में। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये होता है क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन।
अब आपको पता है कि क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का प्रोसेस 77 में दिया हुआ है कि आप चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। वो प्रोसेस कहाँ पर दिया हुआ है? वो प्रोसेस सेक्शन 77 में दिया हुआ है, जो कि ये बोलता है कि भाई साहब इनिशियल आपके पास 30 डेज है चार्ज को रजिस्टर करने के, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 30 डेज है एक्सटेंशन लेके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 60 डेज है एक्सटेंशन लेके। यानी कि क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम है? क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 120 डेज है। क्या आप 120 डेज के बाद क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को रजिस्टर कर सकते हो? द आंसर इज नो 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 नो। आप 120 डेज के बाद क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करने का राइट खो देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए तो भाई एक्सटेंशन के साथ भी मैक्सिमम 120 डेज है। 120 डेज के बियॉन्ड आप रजिस्टर नहीं कर सकते। मैक्सिमम 120 डेज है, इसके बाद नो कंडोनेशन ऑफ डिले और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें सेटिस्फैक्शन की, अगर अपन बात करें सेटिस्फैक्शन की, तो इनिशियली आपको 30 डेज मिलते हैं सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने के लिए। इनिशियली आपको 30 डेज मिलते हैं सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने के लिए। अगर आप 30 डेज के अंदर सेटिस्फैक्शन रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है नेक्स्ट 270 डेज, यानी कि टोटल 300 डेज। 300 डेज का आपको टाइम मिल सकता है आरओसी के द्वारा टू रजिस्टर द सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर आप 300 डेज के अंदर भी सेटिस्फैक्शन को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करा पाते हैं, तो फिर माय डियर आरडी जो है ना, रीजनल डायरेक्टर, वो आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के केस में आप फर्दर 300 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर आप 300 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाते हो तो उसके बियॉन्ड भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन किससे? आरडी से, रीजनल डायरेक्टर से। आरओसी नहीं दे सकता। आर वी क्लियर विद दिस? तो डिफरेंस को समझो। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए आप कंडोनेशन ऑफ डिले में नहीं जा सकते। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करने के लिए आप कंडोनेशन ऑफ डिले में नहीं जा सकते। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन जो है वो 120 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 120 डेज के अंदर नहीं करते हो तो वो नहीं हो सकता रजिस्टर। लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सेटिस्फैक्शन भाई साहब, अगर आप 300 डेज का एक्सटेंशन में भी आप नहीं कर पाते हो ना, तो भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन आरडी की परमिशन के साथ। आरडी की परमिशन लेके आप कर सकते हो। आर वी क्लियर विद दिस? इतनी बात समझ में आई? और एक छोटी सी बात है, मान के चलो क्रिएशन या सेटिस्फैक्शन में कोई मिस्टेक हो गई, सॉरी क्रिएशन या मॉडिफिकेशन में कुछ एरर हो गया, मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक, कोई अमाउंट गलती से गलत लिखा गया, एक जीरो कम लिखा गया, कुछ भी हो गया, तो क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? ओनली आरडी की परमिशन के साथ। तो यहाँ पर ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं? हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 87। तो सेक्शन 87 ना बोलता है कि अगर आपको ये दोनों काम करना है ना, तो आरडी की अप्रूवल लगेगी। ओरिजिनल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी वो पावर आरडी को डेलीगेट कर दी है, रीजनल डायरेक्टर को। राइट। सो आपको सेक्शन 87 ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर ये दोनों काम करने हैं तो आपको आरडी से परमिशन लेनी होगी। यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आरडी। मैम कौन से दोनों काम करने हैं? तो कौन से दोनों काम करने हैं? तो पहला, देयर इज अ ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू आरओसी और ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद इन द टाइम रिक्वायर्ड। पहला, अगर आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज फाइल करना भूल जाते हो, अगर आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आरओसी को फाइल करना भूल जाते हो, या सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर कराना अगर आप भूल जाते हो, राइट, सो वो अब भूल गए, अब अगर करना है, अब अगर रजिस्टर करना है सेटिस्फैक्शन को, तो वो आप आरडी की अप्रूवल लेके कर सकते हो। दूसरा, अगर देर इज एनी omission or misstatement in any filings previously made मतलब जो पहले किया था, previously made to the registrar, जो पहले आरओसी को किया था, with respect to any charge or modification thereof और with respect to any satisfaction, यानी कि creation, modification और satisfaction से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हमने पहले सबमिट किया था ना,
उसमें हम कुछ लिखना भूल गए या कुछ मिस्टेक हो गया, मान के चलो कि उसमें हम लोन अमाउंट लिखना भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लिखना भूल गए, एड्रेस लिखना भूल गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है भाई साहब, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि आपने पहले फाइल किया कर चुका है ऑलरेडी, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन आप पहले फाइल कर चुके हो। मान के चलो कि हमारी कंपनी ने, एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो ये हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया है 100 करोड़ का, बदले में हमने चार्ज क्रिएट किया, बदले में हमने चार्ज क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टी पे। अब क्या हुआ, ये जो चार्ज है ना, ये हम CHG 1 इसके लिए ROC को फाइल कर चुके हैं। हम लोग इसके लिए चार्ज क्रिएशन के लिए हम लोग ऑलरेडी CHG 1 ROC को 30 डेज के अंदर फाइल कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी CHG 1 ROC को 30 डेज के अंदर फाइल कर चुके हैं। मान के चलो बाद में हमें पता चला कि ये जो CHG 1 हमने ROC को फाइल किया, इसमें हम कोई डिटेल्स लिखना भूल गए, कोई डिटेल्स ओमिट हो गया, या फिर हमने कोई डिटेल्स गलत लिख दी, गलती से ना 100 करोड़ की जगह ना हमने 10 करोड़ लिख दिया। यस, 100 करोड़ की जगह अपन ने 10 करोड़ लिख दिया, गलती से 100 करोड़ की जगह अपन ने 10 करोड़ लिख दिया। तो ऐसा हो सकता है ना, ऑब्वियसली इंसान लोग ही तो पढ़ते हैं, तो हमको गलती तो हो सकती है। तो अगर इस गलती को सुधारना है तो यू नीड परमिशन ऑफ RD। तो दो चीज़ों के लिए आपको RD की परमिशन लगती है, जो कि सेक्शन 87 में कवर होता है। मैम कौन सी दो चीज़ों के लिए हमें RD की परमिशन लगती है? पहला, अगर आपका क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन जो आपने पहले फाइल किया था ROC को, उसमें कोई ओमिशन है या मिसस्टेटमेंट है। ओमिशन या मिसस्टेटमेंट यानी कि आपने ऑलरेडी पहले फाइल कर चुका था, लेकिन उस CHG 1 या CHG 9 में कोई डिटेल्स आप लिखना भूल गए हो या कुछ गलती से गलत लिखा गया है। तो अब उसको सही करना है ना, तो उसको सही करने के लिए आपको RD की परमिशन लगेगी। दूसरा, आपने सेटिस्फैक्शन फाइल ही नहीं किया, आपने सेटिस्फैक्शन ROC को फाइल ही नहीं किया, आपने सेटिस्फैक्शन ROC के पास रजिस्टर कराया ही नहीं, आपने सेटिस्फैक्शन ROC के पास रजिस्टर कराया ही नहीं, तो उस केस में भी आपको RD की परमिशन लगेगी। तो यहाँ पर अपन एक जगह बोल रहे हैं कि अगर आपने सेटिस्फैक्शन 300 दिन के अंदर रजिस्टर कराया ही नहीं, उसके बाद अगर आप सो के उठ रहे हो, आपको रजिस्टर कराना है, तो आप करा सकते हो एक्सटेंशन लेके। एक्सटेंशन कौन देता है? 300 दिन के बियॉन्ड RD देता है सेटिस्फैक्शन के लिए। हाँ, लेकिन क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपन ये बोल रहे हैं कि अगर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन में गलती से कुछ गलत लिखा गया या कोई डिटेल्स हम लिखना भूल गए, तो उसको आप सुधार कर सकते हो RD की परमिशन लेके। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किन दो चीज़ों के लिए हमें RD की परमिशन लगती है। पहला आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी, देयर इज अ ओमिशन टू गिव इंटीमेशन टू ROC फॉर पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, हमने ROC को इंटीमेशन ही नहीं दिया अबाउट पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। दूसरा, देयर इज एनी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट इन एनी फाइलिंग जो हम ऑलरेडी पहले फाइल कर चुके हैं, प्रीवियसली मेड टू द ROC विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन। तो अगर ये दोनों चीज़ है, तो अगर हम RD को अप्लाई करेंगे और RD को बोलेंगे RD गलती से मिस्टेक हो गया, अब RD को हम बोलेंगे भाई हमने जानबूझ के नहीं किया, तो RD थोड़ी एक्सटेंशन देगा। हमको RD के सामने प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हम बोले हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, गलती से हम इसको, गलती से ये गलती हो गई या गलती से हम फाइल करना भूल गए। तो आपको एक सफिशिएंट रीजनेबल रीजन देना होगा कि ऐसी गलती क्यों हुई। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि ये जो ओमिशन या ये जो मिसस्टेटमेंट है, या तो ये एक्सीडेंटल था, एक्सीडेंटल मतलब अचानक से हो गया, पता नहीं चला, या तो इनएडवर्टेंट था, इनएडवर्टेंस मतलब ध्यान नहीं गया, नेग्लिजेंस, या फिर ड्यू टू सम एनी अदर रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, या तो एक्सीडेंटल था या इनएडवर्टेंस या ड्यू टू एनी अदर रीजन which is in the nature not to affect the position of creditor or shareholder। और ये मिस स्टेटमेंट ऐसा है ना कि इससे किसी भी क्रेडिटर को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये मिस स्टेटमेंट ऐसा है जिससे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अगर RD ये सेटिस्फाई हो जाता है तो RD क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा और आपको अलाउ कर देगा कि अभी भी आप या तो अपने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर आप ये जो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट है क्रिएशन, सेटिस्फैक्शन, मॉडिफिकेशन में, उसको आप सही कर सकते हो। तो RD आपको परमिशन दे देगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो दोनों गलतियां हुई, ये दोनों गलतियां या तो एक्सीडेंटल थी, मतलब एकदम अचानक से हो गई, गलती से हो गई, यस, या तो इनएडवर्टेंस से हुई, अनजाने में, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन था, कोई ऐसा सफिशिएंट रीजन था जिसमें क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो उस केस में अगर आप अप्लाई करोगे तो RD
RD may direct that time for giving the intimation of satisfaction shall be extended. RD आपको और टाइम एक्सटेंड करके दे सकता है to register your satisfaction, and RD may also require that omission or misstatement shall be rectified. RD अलाउ कर सकता है कि जो आपने क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्शन में गलतियां की हैं आप उसको सुधार सकते हो. अब एक छोटी सी बात, RD को अपने आप थोड़ी भूत चढ़ेगा कि इसको एक्स्ट्रा टाइम देना है. ऑब्वियसली कंपनी अप्लाई करेगी ना, कंपनी अप्लाई करेगी RD को, RD गलती हो गई एक्स्ट्रा टाइम दे दो प्लीज, RD गलती हो गई एक्स्ट्रा टाइम दे दो. तो अगर कंपनी अप्लाई करेगी तभी तो RD एक्स्ट्रा टाइम देगा ना. तो कंपनी कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगी माय डियर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे RD को, वो एप्लीकेशन होगा फॉर्म नंबर CHG 8 में, फॉर्म नंबर CHG 8 में. यस यस यस. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर देगी, RD क्या ऑर्डर देगी, या तो वो डायरेक्ट करेगी कि रेक्टिफाई करो जो भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुआ है, या तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम दे देगी फॉर फाइलिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 87. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सेक्शन 87 में क्या लिखा है. बहुत छोटा सा सेक्शन है. देखो, अगर ये दो चीजें होती हैं, आपने क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्शन फाइल तो किया था पहले, लेकिन ना कुछ लिखना भूल गए, उसमें ओमिट हो गया या कोई मिसस्टेटमेंट हो गया, गलती कर दिया, 10 करोड़ को 100 करोड़ लिख दिया, इस केस में आप RD को अप्लाई करना, कौन सा फॉर्म फाइल करके, CHG 8, और RD आपको अलाउ करेगी कि ठीक है चलो जो भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुआ है उसको रेक्टिफाई कर लो. पहली बात. दूसरी बात, अगर आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज 300 डेज के अंदर फाइल ही नहीं कर पाए, आप रजिस्टर ही नहीं करवा पाए, आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को 300 डेज के अंदर सेटिस्फाई नहीं करवा पाए, रजिस्टर ही नहीं कर पा पाए, तो उस केस में आप RD को अप्लाई कर सकते हो. RD को बोल सकते हो RD ये एक्सीडेंटल था, हमें ध्यान नहीं था, या इनएडवर्टेंस हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है, या फिर ये गलती तो है लेकिन इससे क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स को कोई भी प्रीजुडिशियल नहीं हो रहा है. तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो और आप RD को अप्लाई करते हो इन द फॉर्म नंबर CHG 8, तो RD सब कुछ चेक करेगा, अगर RD को सही लगेगा तो RD आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा फॉर फाइलिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. आर वी क्लियर विद दिस. लेकिन हाँ, दोनों ही केस में आपको ये प्रूव करना होगा कि ये जो गलती हुई है, या तो ये एक्सीडेंटल थी, हमने जानबूझ के नहीं की, एक्सीडेंटल थी, या तो इनएडवर्टेंट से हुई, अनजाने में, या फिर कोई दूसरा रीजन था ये गलती होने का, लेकिन उस रीजन से क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है. इतनी सी बात है. जल्दी से बताओ सेक्शन 87 समझ में आया कि नहीं. कैन वी मूव फॉरवर्ड. जल्दी से बताओ सेक्शन 18 समझ में आया कि नहीं. 87, sorry, not 18, 87. CC, yes, great. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. CC एकदम इजी है. सेक्शन 87, अगर दो गलतियां हुई, या तो पहले क्रिएशन सेटिस्फैक्शन मॉडिफिकेशन फाइल किया था पर गलती हो गई, सुधारना है तो RD की परमिशन ले लो और सुधार लो. RD अलाउ नहीं करेगा तो नहीं सुधार सकते. RD की परमिशन ले लो, एंड ऑफ कोर्स RD की परमिशन लोगे तो बोलोगे या तो एक्सीडेंटल हो गया, या तो इनएडवर्टेंस से हो गया, या तो कोई दूसरा रीजन है, पर उससे क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर आप ऐसे एकर दिखाओगे, अगर आप RD को बोलोगे कि जानबूझ के हमने नहीं किया, तो RD थोड़ी परमिशन देगा आपको, RD थोड़ी अलाउ करेगा रेक्टिफाई करने के लिए. तो आपको ये प्रूव करना होगा ना कि एक्सीडेंटल हो गया, गलती से हो गया, माफ कर दो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो, राइट. ये हो गया. या तो दूसरा, अगर आप सेटिस्फैक्शन 300 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाओगे तो RD को अप्लाई करो CHG 8 में, RD अगर परमिशन दे देगा तो फिर एक्स्ट्रा टाइम दे देगा वो आपको. बस इतनी सी बात है, खत्म. सेक्शन 87 खत्म. लास्ट टॉपिक ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पास्ट एग्जाम में आया है. लास्ट टॉपिक, उसके बाद चैप्टर खत्म है. चैप्टर खत्म है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. याद है मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, परसों के लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, अगर आप क्रिएट कर रहे हो चार्ज, मतलब गिरवी रख रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को, चार्ज क्रिएट कर रहे हो, या आप चार्ज को मॉडिफाई कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन के साथ भी 120 डेज है, 120 डेज के अंदर आपको ROC के साथ उसको रजिस्टर कराना ही होगा.
120 डेज के अंदर उसको आपको आरओसी के पास रजिस्टर कराना ही होगा, और नहीं कराते हो ना तो अब आप क्रिएशन और मॉडिफिकेशन को तो 120 डेज के बियॉन्ड रजिस्टर नहीं करा सकते। हाँ, सेटिस्फैक्शन के लिए आप जा सकते हो। सेटिस्फैक्शन अगर आप नहीं करते हो तो आप कितना भी एक्सटेंशन ले सकते हो आरडी से, सेक्शन 87 के अंदर जो अभी अपन पढ़े। लेकिन अगर बात करें क्रिएशन और मॉडिफिकेशन की, ध्यान रखना, अगर बात करें चार्ज क्रिएशन की, आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराओ, नहीं तो एक्सटेंशन के साथ टोटल 120 डेज के अंदर रजिस्टर करा ही लो। अगर आप 120 डेज के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हो तो वो आजीवन अनरजिस्टर्ड रहेगा, वो आजीवन मतलब सारा जीवन अनरजिस्टर्ड रहेगा। और अगर आप किसी चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो लोग कराएंगे ही नहीं चार्ज को रजिस्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई ड्रॉबैक होगा नॉन रजिस्ट्रेशन का तभी तो लोग झक मार के जाके आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर कराएंगे और फीस देंगे, नहीं तो कंपनी का है आरओसी को फीस देगी ना। कंपनी क्यों आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर कराएगी? कोई ना कोई तो नॉन कॉन्सिक्वेंस होगा ना नॉन रजिस्टर का, नॉन रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ, और मेन बताओ इससे नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है लेंडर को। नुकसान किसको होता है? एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको एकदम ध्यान देके समझना होगा। तो एकदम अगर फोकस इधर उधर होगा तो फोकस ले आओ एक बार, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान के चलो ये कंपनी है, ये हमारा एक है चार्ज होल्डर। ठीक है, अब हमने एसबीआई से 100 करोड़ का 1000 करोड़ का लोन ले लिया, बदले में हमारी एक प्रॉपर्टी थी, लैंड है, ये हमारी एक लैंड है, वो हमने गिरवी रख दी, चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, चार्ज यानी गिरवी रख दिया, मॉर्गेज कर दिया। ठीक है, तो कंपनी ने, ये जो कंपनी है इसका नाम है मान के चलो XYZ लिमिटेड। ओके, तो कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो चार्ज आपने क्रिएट किया है इसको आपको 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना होगा। इसको आपको 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये कंपनी है, हमने लोन लिया और हमने चार्ज क्रिएट किया, तो जो चार्ज हमने क्रिएट किया वो हमें 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना होगा। नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन के साथ मैक्सिमम 120 डेज में। मान के चलो कि हमने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया आरओसी के पास, रजिस्टर कराया ही नहीं आरओसी के पास, 120 दिन हो गए, 120 डेज हो गए, लेकिन हमने आरओसी के पास इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनरजिस्टर्ड चार्ज। ये क्या हो गया? अनरजिस्टर्ड चार्ज। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड वॉइड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। देखो, क्या इसका मतलब ये है कि ये गिरवी ही नहीं मानेंगे हम इसको कि ये मॉर्गेज हुई है प्रॉपर्टी? ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज वैलिड अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट वैलिड है, यानी कि क्या कंपनी इस प्रॉपर्टी को ट्रीट कर सकती है कि ये हमने गिरवी दिया ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, गिरवी तो दिया है ना चार्ज होल्डर के फेवर में। आरओसी को रजिस्टर नहीं कराया, क्या उस वजह से इनको क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेंगे? नहीं, ये लोग अभी क्या है? सिक्योर्ड क्रेडिटर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी ऐसे क्रेडिटर्स जिनको कुछ ना कुछ बदले में गिरवी मिला है, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यानी जिन्होंने हमें उधारी तो दी है लेकिन हमने उनको बदले में कुछ भी गिरवी नहीं दिया है, तो वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पर हमने एसबीआई से उधारी तो लिया है और बदले में उनको गिरवी भी दिया है, मॉर्गेज भी दिया है, तो वो लोग क्या हो गए? सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो कंपनी के अगेंस्ट में ये सिक्योरिटी बिल्कुल वैलिड है। कंपनी के अगेंस्ट में जो एसबीआई है वो इस प्रॉपर्टी को कंपनी के अगेंस्ट में एनफोर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अगेंस्ट में एक क्या है? वैलिड, इट इज अ वैलिड चार्ज, ये वैलिड चार्ज है, भले ही रजिस्टर नहीं हुआ है तो भी, भले ही ये चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर नहीं हुआ है तो भी इट इज वैलिड अगेंस्ट कंपनी। इट इज वैलिड अगेंस्ट कंपनी मतलब कंपनी इस प्रॉपर्टी को अनरजिस्टर मतलब अनमॉर्गेज ट्रीट नहीं कर सकती, और कंपनी ये क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड ट्रीट नहीं कर सकती, कंपनी इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर ही ट्रीट करेगी। मतलब अभी तक कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आया है।
भले आप रजिस्टर करो चाहे आप रजिस्टर ना करो, कंपनी के अगेंस्ट वो चार्ज बिल्कुल वैलिड होगा। और ये गिरवी जो रखा है ये गिरवी बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, मॉर्गेज बिल्कुल वैलिड माना जाएगा कंपनी के अगेंस्ट। तो अभी तक तो ऐसा कोई नॉन कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि इट इज़ वैलिड अगेंस्ट कंपनी। लेकिन जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, याद करो, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है कंपनी को बंद करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हमने उधारी ली है एसबीआई से 100,000 करोड़ की, तो हमें वो उधारी वापस करनी है। दूसरा, अब ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज हमने कर रखी है एसबीआई को, यानी कि अगर कंपनी ये अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट करती है, तो ये एसबीआई जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, ये लोग लैंड बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि वाइंडिंग अप के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अब मान के चलो कंपनी गोइंग कंसर्न है, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक चार्ज वैलिड होगा। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक चार्ज बिल्कुल वैलिड होगा। ये गिरवी करेक्ट है, ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी गिरवी है। और अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है ना पेमेंट में, अगर कंपनी पेमेंट में डिफॉल्ट करती है ना, तो ये जो क्रेडिटर है ना हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर एसबीआई लोग, ये लोग इस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब मान के चलो कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है, कंपनी काहे में चल जाती है? लिक्विडेशन में चल जाती है। तो जब कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है ना, तो कंपनी को बंद करने के लिए हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। इसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विडेटर। अब ये लिक्विडेटर क्या करता है ना, कंपनी की जितनी भी असेट और लाइबिलिटीज होती है ना, वो किसको ट्रांसफर हो जाती है? लिक्विडेटर को। ध्यान से सुनना, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना, बंद होने जाती है, तो कंपनी किसको अपॉइंट करती है? लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर का काम क्या होता है? कंपनी की सारी एसेट को बेचना, और जो भी पैसा आया उससे कंपनी की सारी लाइबिलिटीज चुका देना। तो आपको पता है, अगर ये चार्ज, ये जो गिरवी रखा है ना, कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी जो एसबीआई को गिरवी रखा है ना, अगर ये चार्ज अनरजिस्टर्ड है ना, तो ये लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड हो जाएगा। यानी कि ये माना ही नहीं जाएगा कि ये चार्ज क्रिएटेड भी था, ये माना ही नहीं जाएगा कि हमने कुछ भी गिरवी रखा भी है एसबीआई को, और ये लोग एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किए जाएंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या बोल दिया मैडम आपने? मैंने ये बोला कि अनरजिस्टर्ड चार्ज का ये ड्रॉबैक है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज तो लिक्विडेटर को ट्रांसफर हो जाएंगी। उस टाइम पे जो लिक्विडेटर है ना, वो इस चार्ज को, अनरजिस्टर्ड चार्ज को इग्नोर कर सकता है। यानी कि अगर ये चार्ज अनरजिस्टर्ड है ना, तो इसको चार्ज माना ही नहीं जाएगा। ये माना ही नहीं जाएगा कि कुछ कुछ हमने गिरवी रखा भी है। मॉर्गेज ही वॉइड हो जाएगा। मॉर्गेज, दैट चार्ज विल बिकम वॉइड। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो वो चार्ज जो है ना, वो वैलिड नहीं रहेगा, वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, तो वो चार्ज अपने आप वॉइड हो जाएगा। यानी कि अब एसबीआई को हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट करेंगे। मैम इसका मतलब ये है क्या लोन वापस नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, लोन तो डिफरेंट है, लोन तो वापस करोगे ना। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि चार्ज रजिस्टर नहीं है तो जो 1,000 करोड़ का लोन है वो वापस नहीं करेंगे। लोन तो ऑफकोर्स वापस करोगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो हमने लोन के बदले में जो गिरवी रखा था, क्या वो गिरवी वैलिड होगा कि नहीं? द आंसर इज, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड है, तो वो गिरवी वैलिड नहीं होगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ क्रेडिटर्स का, चार्ज होल्डर का। और आपको पता है, इसीलिए आप लोग याद करो, सेक्शन 78 में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिर्फ कंपनी की नहीं बल्कि चार्ज होल्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए। अगर कंपनी 30 डेज के अंदर नहीं रजिस्टर करा रही है, तो हमने चार्ज होल्डर को भी तो मौका दिया था ना, एडिशनल फीस देके, लेट फीस देके, एक्सटेंशन के साथ रजिस्टर कराने के लिए। हमने चार्ज होल्डर को भी तो मौका दिया था ना चार्ज रजिस्टर कराने के लिए। तो आपने क्यों नहीं कराया? अब भुगतो कॉन्सिक्वेंस। अब भुगतो कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ बेसिकली नुकसान इनका क्रेडिटर्स का ही हो रहा है, क्योंकि उनका जो, उनको जो गिरवी मिला था वो वाइड हो गया।
उनको जो चार्ज मिला था वो वॉइड हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब उनको सिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किया जा रहा है। और आपको पता है वाइंडिंग अप में ना सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आर वी क्लियर विद दिस एवरीबॉडी? एवरीबॉडी मैम अगर डिफॉल्ट होता है तो एसबीआई पैसे रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि चार्ज वॉइड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तुषार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या एसबीआई पैसे रिकवर कर सकती है? हाँ, लेकिन एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। चार्ज वॉइड हो गया, ऑफ कोर्स पैसे रिकवर करेगी, लेकिन उसको एज एन उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज वॉइड हो गया है, लोन वॉइड नहीं हुआ है, लोन वैलिड है। लोन अलग ट्रांजेक्शन है, लोन वॉइड नहीं हुआ है, लोन वैलिड है, चार्ज वॉइड हुआ है सिर्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो चार्ज एनफोर्स नहीं कर पाएगी, बट हाँ अपना पैसे वैसे रिकवर कर सकती है, चार्ज के थ्रू नहीं कर पाएगी, प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं कर पाएगी, बट अपना पैसा तो क्लेम कर सकती है ना। ऑफकोर्स उसके पैसे नहीं डूबे हैं, सिर्फ चार्ज वॉइड हुआ है, सिर्फ चार्ज वॉइड हुआ है। यस, प्रायोरिटी नहीं देंगे, एग्जैक्ट करेक्ट कार्तिक, प्रायोरिटी नहीं देंगे। समझ में आया? यस एवरीवन, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एग्जाम में आया है, पास्ट एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया मैम, हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि चार्ज जो है, जो अनरजिस्टर्ड चार्ज है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड चार्ज है वो गोइंग कंसर्न में तो वैलिड है, गोइंग कंसर्न में वैलिड रहता है, लेकिन द मोमेंट कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है ना, द मोमेंट कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है तो वो वॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वैलिड अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट वैलिड है, बट वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। यानी कि कंपनी को उस चार्ज को मानना पड़ेगा, कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, कंपनी के लिए वो वैलिड चार्ज है, लेकिन लिक्विडेटर उस चार्ज को इग्नोर कर सकता है। लिक्विडेटर उस चार्ज को लिक्विडेटर उस चार्ज को इग्नोर कर सकता है, ये बोल सकता है ये चार्ज तो क्रिएट हुआ ही नहीं है, और लिक्विडेटर कैन ट्रीट दोज क्रेडिटर्स एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो लिक्विडेटर इस गिरवी को इग्नोर कर सकता है, और हम ये मानेंगे, लिक्विडेटर ये मान सकता है कि हमने इस लोन के बदले में कुछ गिरवी रखा ही नहीं है। लिक्विडेटर बेसिकली ये मान सकता है कि ये जो हमने लोन लिया उसके बदले हमने कुछ गिरवी रखा ही नहीं है, तो इनको ना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किया जा सकता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है, बहुत डिटेल में समझाया मैंने। यस, आई होप, जल्दी से बता दो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, कि अनरजिस्टर्ड चार्ज का ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है कि इट इज वैलिड अगेंस्ट द कंपनी, ये तो नॉर्मल है कि वैलिड है कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। द मोमेंट कंपनी लिक्विडेशन में चल जाएगी, लिक्विडेशन में चल जाएगी, तो वो चार्ज नहीं माना जाएगा, वो चार्ज वॉइड हो जाएगा, वो चार्ज वैलिड नहीं माना जाएगा, और क्रेडिटर्स को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाएगा। जल्दी से बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सीसी एवरीवन, ओके। यस, व्हाट अबाउट अंशिका? यस सीसी। अब ये समझ में आया। एक और चीज बता रही हूँ, इट इज ऑल्सो वॉइड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। एक और मैं आपको कॉन्सिक्वेंस दे रही हूँ, अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है? इट इज वॉइड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। सुनो ध्यान से, ये कंपनी है, ये एसबीआई है, हमने लोन लिया 1000 करोड़ का, ठीक है? बदले में हमारा लैंड है, वो अपन ने गिरवी रख दिया, क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, लेकिन हमने इसको रजिस्टर नहीं कराया, तो ये क्या है, अनरजिस्टर्ड चार्ज। अब ये कौन है, ये हो गया अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये कंपनी है, कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया, बदले में अपनी प्रॉपर्टी पे गिरवी क्रिएट कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया, तो हमने गिरवी दे दिया उनको, तो ये हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है? ये कौन हो गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि बदले में अपन ने उनको गिरवी दिया है। लेकिन हुआ क्या, हमने इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराया, 120 डेज के अंदर भी नहीं कराया, एक्सटेंशन के साथ भी
हमने इस चार्ज को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराया, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? अभी तक तो कंपनी के अगेंस्ट तो वैलिड है, कंपनी को तो ये चार्ज मानना पड़ेगा, कंपनी के अगेंस्ट ये चार्ज वैलिड है। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो बाद में ये 2024 में हुआ, मान के चलो अगले साल 2025 में कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक से फिर 500 करोड़ का लोन ले लिया। कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक से लेट्स से 5000 करोड़ का लोन ले लिया। 5000 करोड़ का कंपनी ने नेक्स्ट ईयर आईसीआईसीआई बैंक से 5000 करोड़ का लोन ले लिया और बदले में सेम यही वाली प्रॉपर्टी चार्ज क्रिएट कर दी। सेम उसी प्रॉपर्टी पे, सेम उसी जमीन पे, जमीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेट्स से जमीन की वैल्यू है 5000 करोड़ जमीन की वैल्यू। तो लेट्स से माय डियर ध्यान से सुनना, अगर कंपनी ने उधारी लिया, बदले में चार्ज क्रिएट किया अपनी इस प्रॉपर्टी पे, लेकिन ये चार्ज रजिस्टर नहीं करा है, तो ये अनरजिस्टर्ड चार्ज है, ठीक है। अब बाद में कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी पे एक और सेकेंड चार्ज क्रिएट कर दिया। तो मान के चलो कंपनी ने दूसरे बैंक से लोन लिया, आईसीआईसीआई बैंक से, और बदले में अपनी सेम प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया। और हुआ क्या, ये जो आईसीआईसीआई बैंक थी ना, इसने जाके ये वाला चार्ज पहले रजिस्टर करा लिया। ध्यान से सुनिएगा, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, मैम चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करवा सकता है क्या? हाँ, मान के चलो आईसीआईसीआई बैंक ने ये जो सेकेंड वाला चार्ज है, भले ये वाला चार्ज पहले क्रिएट हुआ है 2024 में, ये वाला चार्ज बाद में क्रिएट हुआ है 2025 में, लेकिन हुआ क्या, ये जो पहले वाला चार्ज था ना, ये अनरजिस्टर्ड था, और जो बाद में उसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ ना, वो पहले रजिस्टर हो गया आरओसी के पास। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये जो उसी प्रॉपर्टी पे जो हमने सेकेंड चार्ज क्रिएट किया ना, उसको हमने पहले रजिस्टर करा लिया, उसको हमने पहले रजिस्टर करा लिया आरओसी के पास। तो अब आपको पता है किसको पेमेंट में प्रायोरिटी मिलेगी, ये प्रॉपर्टी के ऊपर पहला किसका अधिकार होगा? पहला आईसीआईसीआई बैंक का अधिकार होगा, एसबीआई का नहीं। यानी कि अगर आईसीआईसीआई बैंक एनफोर्स करता है, ये दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी या ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी, तो किसको मिलेगी? आईसीआईसीआई बैंक को। क्यों? क्योंकि वो बाद वाला चार्ज रजिस्टर हो गया और पहले वाला चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो अगर आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड होता है ना, तो अगर आपका जो सब्सिक्वेंट क्रेडिटर होता है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला मतलब उसी प्रॉपर्टी पे कंपनी ने पहले एसबीआई के फेवर में गिरवी रखा, अब उसी प्रॉपर्टी को कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में गिरवी रख दिया, राइट। तो आईसीआईसीआई बैंक आपकी सब्सिक्वेंट क्रेडिटर हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक क्या हो जाएगी? सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। तो आपको पता है यहाँ पर ये जो चार्ज है ना, ये कंपनी के अगेंस्ट तो वैलिड है, लेकिन ये सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट वॉइड हो जाएगा। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक इस पहले वाले चार्ज को इग्नोर कर सकता है और ये पूरा प्रॉपर्टी अपने पास रिकवर कर सकता है। तो अगर आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड है ना, और उसी प्रॉपर्टी पे दोबारे चार्ज क्रिएट हो जाता है सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के फेवर में, तो वो आपका पहला वाला अनरजिस्टर्ड चार्ज वॉइड हो जाएगा एज अगेन सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उनका बाद वाला चार्ज रजिस्टर हो गया। तो द क्वेश्चन इज नॉट कि कौन सा चार्ज पहले क्रिएट हुआ है, द क्वेश्चन इज कि कौन सा चार्ज पहले रजिस्टर हुआ है। जो चार्ज पहले रजिस्टर होगा आरओसी के पास, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर आपका चार्ज अनरजिस्टर्ड है, आपका चार्ज रजिस्टर हुआ ही नहीं, 120 डेज हो गए आपका चार्ज रजिस्टर हुआ ही नहीं, अब बाद में उस प्रॉपर्टी पे सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट हो गया और वो रजिस्टर हो गया, तो वो सब्सिक्वेंट चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी। ये वाला चार्ज बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, ये वाला गिरवी वैलिड माना जाएगा। ये वाला गिरवी को, ये जो सब्सिक्वेंट क्रेडिटर है आईसीआईसीआई बैंक, ये फर्स्ट वाले गिरवी को इग्नोर कर सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? दैट इज वाई वी से दैट अनरजिस्टर्ड चार्ज का ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक ये होता है कि इट इज वॉइड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिटर एंड इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। कंपनी के अगेंस्ट वैलिड होता है, जो अनरजिस्टर्ड चार्ज होता है वो कंपनी के अगेंस्ट तो वैलिड होता है जब कंपनी गोइंग कंसर्न में होती है, लेकिन द मोमेंट कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है तो वॉइड हो जाता है। यानी कि लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड होता है और सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट भी वॉइड होता है। जल्दी से बताओ आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। यस, यस सीसी। यस, यस ग्रेट। तो एक बार अपन इसको बुक से रीड ले लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया ना,
एकदम ध्यान से रीड करना, ठीक है? अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो यहाँ स्क्रीन से देख के रीड करो, एकदम ध्यान से रीड करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट, मेरे को एक बार बता दो स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन एकदम क्लियर है ना? स्क्रीन इज क्लियर, राइट? यस, ओके, यस। अब आ जाओ, यहाँ पर रीड करो और मेरे को पिन कर लेना, राइट? एवरीवन मेरे को पिन कर लेना ताकि मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाए। मुझे पिन कर लेना, मेरा स्क्रीन पिन कर लेना। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी आर टू बी रजिस्टर्ड बाय आरओसी। आप कोई भी चार्ज क्रिएट करो, आपको रजिस्टर करना है, मतलब करना है आरओसी के पास। बट व्हेन दे आर नॉन कंप्लायंट एंड दे डोंट फाइल विद आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी void against liquidator and other creditor of the company। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, जो करना है करो। अंडरलाइन करो कि अनरजिस्टर्ड चार्ज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ड्रॉबैक क्या होगा। अनरजिस्टर्ड चार्ज का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड इट इज वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इट इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड इट इज वॉइड अगेंस्ट अदर क्रेडिटर। अब दोनों का मतलब क्या है आपको डिटेल में समझाया है कि वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर का क्या मतलब है वो समझाया है यहाँ, और वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर का क्या मतलब है वो समझाया है यहाँ। आओ रीड लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा चुकी हूँ। वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर का मतलब ये होता है, वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर मीन्स दैट द लिक्विडेटर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो लिक्विडेटर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कैन इग्नोर द चार्ज। लिक्विडेटर चार्ज को इग्नोर कर सकता है, एकदम खुल्लम खुल्ला इग्नोर, खुल्लम खुल्ला इग्नोर करेंगे हम दोनों। लिक्विडेटर बोल सकता है कि ये चार्ज को मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता इस चार्ज को, ऐसा बोल सकता है सीधा। तो लिक्विडेटर कैन इग्नोर सच चार्ज एंड कैन ट्रीट द कंसर्न क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और लिक्विडेटर उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट कर सकता है। सो द प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज फ्री फ्रॉम चार्ज। क्रेडिटर कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी टू रिकवर इट्स ड्यूज। प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम चार्ज मानेंगे, क्रेडिटर उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते अगर कंपनी लिक्विडेशन में चल जाती है तो। समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं ऑलरेडी। यस, ये वाला एग्जाम्पल में लिक्विडेटर इस चार्ज को इग्नोर कर सकता है और ये क्रेडिटर को, एसबीआई को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट कर सकता है, और उस केस में जो एसबीआई क्रेडिटर है उनका ये गिरवी जो है ये वैलिड नहीं होगा, यानी कि ये लोग इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। ऑलरेडी समझ चुके हैं। नेक्स्ट, वॉइड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर एक प्रॉपर्टी पे अपन 2 बार चार्ज क्रिएट करते हैं ना, तो नॉर्मली जो चार्ज पहले क्रिएट होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराओगे, अगर आप पहले वाले चार्ज को रजिस्टर नहीं कराओगे और दूसरा वाला चार्ज पहले रजिस्टर हो जाएगा ना, तो जो पहले रजिस्टर हुआ है ना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जो चार्ज पहले आरओसी के पास रजिस्टर होता है ना उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर पहला वाला चार्ज रजिस्टर नहीं है और दूसरा वाला चार्ज हमने क्रिएट करके उसको आरओसी के पास रजिस्टर कर लिया, तो दिस विल गेट प्रायोरिटी ओवर द अर्लियर चार्ज। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं द चार्ज विल बी वॉइड अगेन सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अनरजिस्टर्ड चार्ज अगर है तो वो सब्सिक्वेंट क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वॉइड होगा। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर मीन्स इफ अ सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द सेम प्रॉपर्टी। आप उसी प्रॉपर्टी पे एक और चार्ज क्रिएट कर रहे हो एंड द अर्लियर वन वाज नॉट रजिस्टर्ड, द अर्लियर चार्ज वुड हैव नो कॉन्सिक्वेंस एंड द लेटर इफ रजिस्टर्ड वुड एंजॉय द प्रायोरिटी। आपको वही बोल रहा है कि अर्लियर चार्ज अनरजिस्टर्ड था और बाद वाला चार्ज रजिस्टर हो गया, तो बाद वाले चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगी और अर्लियर वाले चार्ज को इग्नोर कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स द लेटर चार्ज, लेटर मतलब बाद वाला चार्ज, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ना कि पहले अपन ने एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया, फिर अपन ने आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में चार्ज किया, तो ये जो पहले चार्ज हमने क्रिएट किया था उसको अर्लियर चार्ज बोलेंगे, और जो हमने आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया था उसको लेटर चार्ज बोलेंगे। तो अगर अर्लियर वाला चार्ज अनरजिस्टर्ड है और लेटर वाला चार्ज अगर रजिस्टर हो जाता है तो ये लेटर वाले चार्ज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि सब्सिक्वेंट क्रेडिटर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एंड ही कैन अगेंस्ट हिम द ओरिजिनल चार्ज विल बी कंसिडर एज वॉइड। जो पहले जो चार्ज क्रिएट किया था हमने जो अनरजिस्टर्ड था वो वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, दस नॉन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज डज नॉट इनवैलिडेट द चार्ज अगेंस्ट द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं कराते हो तो भी कंपनी के अगेंस्ट तो वो वैलिड रहेगा जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न में है। कंपनी के अगेंस्ट वो वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विडेटर और सब्सिक्वेंट क्रेडिटर के अगेंस्ट वॉइड होगा। बात को समझो, अगर आप अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते हो तो भी
कंपनी के अगेंस्ट वो परफेक्टली वैलिड होगा। जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न में है तब तक वो परफेक्टली वैलिड होगा। वो कब वॉइड होगा? जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो वो लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड होगा। और जब भी हम सब्सिक्वेंट चार्ज क्रिएट करेंगे तो वो सब्सिक्वेंट क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वॉइड होगा। सब्सिक्वेंट क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वॉइड होगा और लिक्विडेटर के अगेंस्ट वॉइड होगा। बट कंपनी के अगेंस्ट इवन अनरजिस्टर्ड चार्ज वैलिड होगा। भले अनरजिस्टर्ड है, कंपनी के अगेंस्ट तो वो वैलिड ही होगा जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न में है। So it is void only against liquidator and creditor at the time of liquidation. So the company itself cannot have a cause of action arising out of non-registration. कंपनी itself एक्शन नहीं ले सकती अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो। कौन ले सकता है? लिक्विडेटर या फिर सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। कंपनी अपने आप से नहीं बोल सकती कि मैं भी अब इस चार्ज को वैलिड नहीं मानूंगी। नहीं नहीं, कंपनी को तो वैलिड मानना पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो अनरजिस्टर्ड है तो भी वो कंपनी के अगेंस्ट वो चार्ज वैलिड है। आपको पता है अगर कंपनी के अगेंस्ट भी वॉइड हो जाएगा ना, तो उस केस में हर कंपनी जानबूझ के चार्ज को रजिस्टर नहीं कराएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर कंपनी जानबूझ के चार्ज को रजिस्टर नहीं कराएगी आरओसी के पास, अगर कंपनी के अगेंस्ट भी वॉइड हो जाता तो इसीलिए अनरजिस्टर्ड चार्ज इज नॉट वॉइड अगेंस्ट द कंपनी, इट इज ओनली वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर और सब्सिक्वेंट क्रेडिटर। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर ये वाली बात मैंने लिखी भी है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि अनरजिस्टर्ड चार्जेस वैलिड अगेंस्ट कंपनी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बुक में जहाँ भी जगह होगी। अनरजिस्टर्ड चार्जेस वैलिड अगेंस्ट द कंपनी बट void against the liquidator or subsequent creditor. Unregistered charge is valid during the going concern but void on liquidation. इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, नो चार्ज शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर। वो उसी चीज को बार बार लिख दिया हुआ है, उसी चीज को बार बार लिख दिया हुआ है। आप लोग ना एक लॉ पढ़ेंगे प्रोफेशनल में, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है ना, इंसॉल्वेंसी में जाती है, तो हम लोग आईबीसी कोड के अंदर भी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। तो अगर आईबीसी कोड के अंदर भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है ना, तो यहाँ पर बोल दिया है कि लिक्विडेटर ना कोई भी अनरजिस्टर्ड चार्ज को ट्रीट नहीं कर, अकाउंट में नहीं लेगा, यानी कि कंसिडर नहीं करेगा। यानी कि आईबीसी कोड में भी लिखा हुआ है कि जो लिक्विडेटर है ना, वो अनरजिस्टर्ड चार्ज को बिल्कुल वॉइड ट्रीट करेगा, वैलिड नहीं मानेगा। वही वाली बात लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर नीड नॉट कंसीडर द अनरजिस्टर्ड चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। उसी चीज को डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जो लिक्विडेटर और क्रेडिटर है वो लोग उस अनरजिस्टर्ड चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, वैलिड मानने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओएनजीसी लिमिटेड, एक केस लॉ दिया हुआ है आपको ओएनजीसी का। क्या हुआ था इस केस लॉ में? ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अंबिका मिल्स। हुआ क्या था ना, एक कंपनी थी अंबिका मिल्स कंपनी, और वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई थी। ठीक है, तो वो उस कंपनी में लिक्विडेटर्स अपॉइंट हो गए थे। राइट, अब हुआ क्या? ओएनजीसी हैज नॉट बीन एबल टू पॉइंट आउट वेदर the so called charge on the basis of which it was claiming preference as a secured creditor was registered or not. It was held that ONGC could not be treated as secured creditor under the provision of Companies Act. This does, however, mean that charge is altogether void and the debt is not recoverable. As long as the company does not go into liquidation, the charge is good and enforced. सेम बात यहाँ पर लिखी हुई थी। एक केस लॉ दिया हुआ है आपको। कौन से केस में क्या हुआ था? एक केस था ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अंबिका मिल्स। एक कंपनी थी अंबिका मिल्स कंपनी, वो लिक्विडेशन में चली गई। तो ना उनके लिक्विडेटर्स ने जो उन्होंने उधार लिया था ओएनजीसी से, वो ओएनजीसी को वो उधार को इग्नोर कर दिया और ओएनजीसी को एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि वो जो मॉर्गेज था ओएनजीसी की तरफ वो रजिस्टर्ड नहीं था, इट वॉज एन रजिस्टर्ड। दैट इज वाई द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अंबिका मिल्स ट्रीटेड ओएनजीसी एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्योंकि 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 चार्ज अनरजिस्टर्ड चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। एकदम क्लियरली, अनरजिस्टर्ड चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, अनरजिस्टर्ड चार्ज इज वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। इसलिए एक कंपनी थी अंबिका मिल्स लिमिटेड, उसके लिक्विडेटर ने जो चार्ज था उसको इग्नोर कर दिया बिकॉज इट वाज अनरजिस्टर्ड। तो उनको 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 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रीट किया। फिर सेम वही वाली बात लिखी हुई है, केस लॉ दिया हुआ है, सेम सेम चीज है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर लेसन। जल्दी से बताओ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि नहीं आया?
यस, यस, ओके। एनी डाउट? एनी डाउट? छोटा सा लेसन है, बहुत छोटा लेसन है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। बहुत, ऑल्दो 11 सेक्शन है लेकिन एकदम छोटे छोटे सेक्शन है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। हाँ कार्तिक, पूछो। मैम आगे के चैप्टर्स अटेंड करूं पहले बस? हाँ करो करो, आगे के चैप्टर्स लाइव अटेंड करो। और डेली ना एक एक, डेली कम से कम दो दो बैकअप, दो दो तीन तीन बैकअप देखते जाओ, कम से कम दो दो तीन तीन बैकअप डेली देखते जाओ। तो साथ साथ में चलाओ, लाइव भी साथ में चलाओ, रिकॉर्डेड भी साथ में चलाओ। ठीक है, टाइम सेम होगा, एटलीस्ट 1 मंथ। फेब्रवरी पूरा टाइम सेम होगा, यही टाइमिंग होगा फेब्रवरी। मार्च का आई लेट यू नो। फेब्रवरी का यही टाइमिंग होगा, फेब्रवरी का यही टाइमिंग होगा, मॉर्निंग टाइमिंग ही होगा। यस, मॉर्निंग में ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है थियोरी में एज कंपेयर टू इवनिंग। लाइव अटेंड करो अगर आप कर पाते हो तो, कॉलेज वॉलेज का इशू नहीं है तो। और लाइव के साथ साथ आप पुराना वाला बैकअप भी चलाते जाओ, पुराना वाला बैकअप जल्दी, जितना जितना जल्दी बैकअप कंप्लीट कर लोगे उतना अच्छा है। फेब एंड तक, फेब 20-25 दिन में कर लो कंप्लीट, 20-25 दिन में बैकअप कंप्लीट कर लो अगर हो पाए तो, कोशिश करो मतलब। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई एम नॉट एंडिंग द सेशन। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। और वो जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है आपका, उसका नाम है डिविडेंड। डिविडेंड, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है।